आज हम इस क्लास में बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रादेशिक भूगोल का जो कृषि वाला हमारा चैप्टर चल रहा था, और उसमें से हमने जो मुख्य कृषि उपजें हैं जैसे कि चावल, उसकी भौगोलिक दशाओं की बारे में थोड़ा सा जाना था। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार हमने केवल तापमान और जलवायु की बात की थी, जलवायु में तापमान और बारिश की बात की थी। अब इसमें इसका जो मुख्य क्षेत्र है, जो चावल के लिए जो मुख्य क्षेत्र होते हैं वो डेल्टाई प्रदेश में चावल बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है, और नदियों के मैदानों में और घाटियों में। साथ ही इस चावल के लिए बहुत ज़्यादा मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है जो इस क्षेत्र में उपलब्ध है, क्योंकि आपने देखा होगा कि खेतों में जो मानव हैं वो एक एक पौधे को रोपते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मानव चाहिए होते हैं। और क्योंकि ये एशिया का मूल पौधा है और इसीलिए इसकी कृषि यहाँ पे सफल भी होती है। चावल में अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा बहुत अधिक लोगों को भोजन प्रदान करने की क्षमता होती है। अब एशिया में चावल की कृषि विशेष रूप से कहाँ कहाँ होती है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मुख्य उत्पादक देश हैं वो तो है चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, जापान, पाकिस्तान आदि। तो सबसे पहले हम चीन का लेते हैं। चीन जो है विश्व का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित करता है, और साथ में ये एशिया का कम से कम 35% चावल उत्पादित करता है और विश्व का 30% चावल उत्पन्न करता है। चीन का जो दक्षिणी भाग है चावल का मुख्य क्षेत्र है। चावल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश, सिकियांग का डेल्टा, रेड बेसिन, यांगटीसी का डेल्टा आदि हैं। और जो भारत है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। विश्व का सबसे अधिक चावल का क्षेत्र जो है भारत में पाया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होती है, इसलिए चावल का उत्पादन भी कम होता है। चावल जो उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं भारत में पश्चिम बंगाल, तटीय डेल्टाई प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, हिमालय प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तरी मैदान है। और अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की जो 50% क्षेत्र पर खेती की जाती है चावल की, ये एशिया का तीसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। यहाँ पे चावल का उत्पादन जावा, मदुरा, सुमात्रा, सेलेबीज इन द्वीपों पर होता है। अगला लेते हैं हम बांग्लादेश को। बांग्लादेश में तो चावल जो है वो ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में किया जाता है। दक्षिणी बांग्लादेश में चावल की कृषि निचली घाटी और डेल्टाई भागों में होती है। और हम बात करते हैं थाईलैंड जो है वो उसकी मुख्य उपज चावल है। थाईलैंड में जो ये चावल की उपज है कम से कम कुल कृषि भूमि के लगभग 85% क्षेत्र में बोई जाती है। और जो यहाँ के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं वो है मीनान नदी का डेल्टा और घाटी। अब आती है जापान। जापान में एशिया के जो चावल उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं होन्शु द्वीप का शिंचोशी क्षेत्र, मध्य पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी डेल्टाई प्रदेश, होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी भाग, शिकागो और कीशु। अब ये जो जापान है वो विश्व में इसका चावल उत्पादन में एशिया में 9वां स्थान है। उसके बाद आता है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है वो सिंधु डेल्टा और झेलम दोआब। यहाँ चावल की कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अब देखा जाए तो देखिए, अब एशिया में जो चावल की कृषि है विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया में होती है। और साथ में ये जो जब हम कुछ निष्कर्ष के रूप में अगर कहना चाहें तो चीन जो है एशिया का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित करने वाला देश है, उसके बाद भारत आता है। बाकी हम क्रमशः इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड,
म्यांमार, फिलीपींस, जापान और पाकिस्तान को लेते हैं। जो चावल के प्रमुख निर्यातक देशों में चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान, म्यांमार है। मानसून एशिया के लिए चावल का खाद्यान्न के रूप में बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए ये जो यहाँ की संस्कृति है वो चावल संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ये तो हुआ चावल के बारे में। अब हम बात करते हैं गेहूँ के बारे में। तो जो चावल के बाद अब सबसे ज़्यादा एशिया का प्रमुख जो खाद्यान्न है वो गेहूँ है। चावल के लिए तो बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो गेहूँ है वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उत्पन्न किया जा सकता है। वास्तव में जहाँ चावल का क्षेत्र जहाँ समाप्त होता है वहाँ पर गेहूँ का क्षेत्र प्रारंभ होता है। और गेहूँ के लिए हमें नॉर्मली ठंडी और नम जलवायु चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड और पकने के समय 22 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं या होना चाहिए। और जो सामान्य वर्षा है वो 40 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम वर्षा वाले भागों में भी सिंचाई की तरह हम गेहूँ की फसल प्राप्त कर सकते हैं। अब जो एशिया महाद्वीप है विश्व के कुल गेहूँ का 25% उत्पन्न करता है। एशिया में गेहूँ की जो कृषि है वो सामान्यतः एशिया के शुष्क पश्चिमी भागों से लेकर के पूरे तटीय भागों तक की जाती है। जैसे इनकी जब मुख्य जो क्षेत्रों की जब हम बात करें उससे पहले एक बात बताना चाहूँगी मैं आपको कि साइबेरिया जो है उसको तो एशिया के भविष्य का भंडार गृह माना जाता है। अब ये जब हम बात करें, अब यहाँ पे चीन है। चीन में चावल की तरह गेहूँ भी बहुत सबसे अधिक उत्पादित होता है। उत्तरी चीन में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। इसके अलावा मंचूरिया, वांगो और वीहो नदियों के मैदानों यांगटी शिकियांग नदी की घाटी मुख्य रूप से गेहूँ उत्पादित करती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं भारत की। अभी तक तो चावल की तरह ही गेहूँ का भी सीक्वेंस है, यानी कि भारत भी गेहूँ के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। उत्तरी भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये क्षेत्र गेहूँ उत्पादित क्षेत्र है। और साथ में बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी गेहूँ की कृषि की जाती है। इसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में गेहूँ की जो कृषि है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पूर्वी भाग में पंजाब क्षेत्र में है। जो सिंधु नदी का बेसिन जो है वो भी मुख्य क्षेत्र है और ये एक तरह से तीसरा एशिया का प्रमुख गेहूँ उत्पादक देश माना जाता है। इसके बाद आती है टर्की। टर्की जो है गेहूँ उत्पादन में चौथा स्थान पे आता है। यहाँ पे जो गेहूँ की जो किस्म है वो है रेड टर्किश गेहूँ उत्पन्न होता है। गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य पठारी भाग में होता है। वो मध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद आता है ईरान। एशिया का जो 5वां प्रमुख गेहूँ उत्पादक देश है वो 5वां जो प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्र ये है देश है ईरान। यहाँ पे मसद, जग्रॉस, खुजिस्तान में गेहूँ का उत्पादन करते हैं। फिर आता है कजाकिस्तान। एशिया का 6वां गेहूँ उत्पादक देश है कजाकिस्तान। जो स्टेपी घास के मैदान है उनमें गेहूँ उत्पादित किया जाता है। यानी कि आपने देखा कि जो एशिया में चीन, भारत, साइबेरिया यानी जिस साइबेरिया मतलब एशियाई रूस और पाकिस्तान, टर्की, जापान गेहूँ के प्रमुख उत्पादक देश हैं। और इसके अलावा ईरान, सीरिया, म्यांमार, थाईलैंड, कोरिया में भी इसकी खेती होती है। एशिया का 75% गेहूँ जो है वो साइबेरिया के स्टेपी प्रदेश, उत्तरी चीन, उत्तरी पश्चिम भारत, बांग्लादेश में उत्पन्न होता है। साइबेरिया भी मुख्य स्थान रखता है। अब इनके अलावा जो कुछ अन्य खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में बात करूँगी मैं। तो जो अन्य खाद्यान्न फसलों में हम लेते हैं मानसून एशिया में मकई, ज्वार, बाजरा, सोरसम, काउलिंग, इस
स्थानीय रूप से इनका कम मात्रा में उपयोग होता है। जो मकई है वो मोटे अनाजों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ये एशिया में चीन, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इराक में मुख्य रूप से उत्पन्न की जाती है। और इसका खाद्यान्न के रूप में ज़्यादातर उपयोग जो है गरीब और ग्रामीण जनसंख्या करती है। इसके अलावा पशुओं को खिलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विश्व में जो मकई में जो चीन है वो दूसरे स्थान पर इसका उत्पादन करता है मकई का। कम से कम नहीं तो आप मान लीजिए कि मोटे अनाजों में बहुत सारे कई प्रकार के जो अनाज हैं एशिया में उत्पन्न किए जाते हैं। ज्वार बाजरा भारत और पाकिस्तान में पैदा किया जाता है। और सबसे पहले हम अब बात करेंगे व्यापारिक फसलों की। अभी तक तो हमने खाद्यान्न फसलों की बात की थी। जो व्यापारिक फसलें हैं वो इनका उत्पादन एशिया महाद्वीप में औपनिवेशिक काल में हुआ था। उष्णकटिबंधीय उपजों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, यानी कि क्योंकि हमें पता है कि उष्णकटिबंधीय उपज जो है हमें यहाँ बहुत अधिक आवश्यक है। तो उसके हिसाब से हमने बागानी व्यापारिक कृषि का प्रारंभ भी यहाँ पे किया गया 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। अब आज यहाँ पे अनेक उपजों का उत्पादन प्रमुख रूप से करते हैं व्यापारिक फसलों में, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबर, कपास, जूट, तंबाकू, गरम मसाले। ठीक है। अब इसके अलावा जो है वहाँ के अलावा चाय जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं चाय की। तो एशिया की जो व्यापारिक फसलें हैं उसमें चाय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चाय जो है वो मानसून एशिया का मूल पौधा है और आज भी विश्व की अधिकांश चाय जो है वो यहीं उत्पन्न होती है। जो चाय का उत्पादन हम रोपण कृषि के द्वारा पर्वतीय ढालों पर करते हैं और यह उष्णकटिबंधीय मानसून पौधा है, इसलिए कम से कम इसके लिए तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और सामान्य वर्षा 100 से 150 सेंटीग्रेड उपयुक्त होती है। इसके अलावा मानसून एशिया में चाय को हम दो भागों में व्यक्त करते हैं, एक तो चीनी और एक असम। जो चीनी प्रकार की चाय होती है उसमें पौधे की वृद्धि धीमी होती है, उत्पादन कम होता है, लेकिन वो जब इस फसल का मौसम नहीं होता है तब भी फसल देती रहती है। जबकि असम प्रकार की चाय का पौधा लंबा होता है, इसकी जो वृद्धि होती है तीव्र होती है, उत्पादन अधिक होता है और इसके लिए जो उपयुक्त जलवायु दशा है जितनी हमने ऊपर बताई है वो सब होनी चाहिए। एशिया में जो चाय उत्पादन करने वाले देश हैं उसमें भारत, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, ईरान, म्यांमार, ताइवान और वियतनाम इनको लेते हैं। अब जब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो जो चीन है, चीन जो है उसको चाय की जन्मभूमि माना जाता है, लेकिन वहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है और इसलिए वहाँ पे जो विश्व की 28% चाय उत्पन्न की जाती है। अब प्रति हेक्टेयर उत्पादन भले कम है लेकिन फिर भी जो इसका 28% चाय का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है। सिक्यांग नदी की घाटी और दक्षिणी चीन के पर्वतीय ढालों पर चाय के अनेक छोटे छोटे बागान पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय प्रदेश यांगटी सिक्यांग और जिचुआन बेसिन में चाय बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है भारत। भारत जो है चाय के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। विश्व की कम से कम 25% चाय यहाँ उत्पादित होती है और भारत में बहुत जो मुख्य क्षेत्र हैं चाय के वे असम पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र की घाटी, अल्मोड़ा, गढ़वाल, सेनिया, कुल्लू की घाटी, पश्चिम बंगाल, पतियाला, छोटा नागपुर का पठार और नीलगिरी पर्वतीय आते हैं। इसके बाद हम श्रीलंका को लेते हैं। तो जो श्रीलंका है विश्व की कम से कम 20% चाय का उत्पादन करता है। चाय की प्रति हेक्टेयर उपज भी अधिक है, करीब करीब 450 किलोग्राम। और लंका द्वीप का जो सबसे मध्य भाग जो है वो सबसे ज़्यादा चाय उत्पन्न करता है। मध्य पहाड़ी ढालों पर कैंडी से
दक्षिण की ओर चाय के अनेक बागान मिलते हैं। इसके बाद आता है इंडोनेशिया। तो जो इंडोनेशिया है वहाँ भी चाय है, प्राचीन काल से ही उत्पादित की जाती रही है। जावा में सबसे ज़्यादा चाय उत्पन्न की जाती है। सुमात्रा द्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आती है ताइवान। ताइवान में जो अलोंग चाय है वो विश्व प्रसिद्ध है। ताइवान के उत्तरी पश्चिम भागों में चाय का उत्पादन होता है। इसके बाद है जापान। जापान में पर्वतीय ढालों पर हरी चाय की खेती की जाती है। हॉन्शू द्वीप, नागोया, दक्षिण तटीय भागों में चाय की कृषि की जाती है। जो एशिया है वहाँ विश्व की 90% चाय उत्पादित करता है। एशिया के प्रमुख देशों में चाय जो है इस प्रकार हमें विभिन्न भागों में देखने को मिलती है। इसके पश्चात हम लेते हैं रबर को। तो जो रबर है चाय के समान ही पूरे एशिया में उसका भी एक प्रमुख बागवानी कृषि के रूप में काम में लिया जाता है। अत्यधिक इसका व्यापारिक महत्व है। विश्व में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में एशिया का प्रतिशत 92% है। रबर भूमध्यरेखीय वनों में मिलने वाली हीबिया जाति के वृक्ष के दूध से प्राप्त किया जाता है और ये वृक्ष जो है सामान्यतः 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 250 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में बहुत मुख्यतः से उगते हैं। इसकी कृषि का मानसून एशिया में विकास का श्रेय विदेशी औपनिवेशिक शक्तियों को जाता है। अब हम जब बात करते हैं प्रारंभ में इन औपनिवेशिक शक्तियों ने ही पूंजी लगा करके रबर बागान का विकास किया था। मतलब आप देखिए कि एशिया में जो है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, वियतनाम और चीन आदि देशों में रबर का उत्पादन किया जाता है। थाईलैंड में विश्व का सबसे ज़्यादा रबर उत्पादित किया जाता है और विश्व का कम से कम 35% से अधिक रबर उत्पादित होता है। इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर और मलेशिया तीसरे नंबर पर रबर उत्पादित करता है। भारत छठे स्थान पर आता है। यहाँ यह विश्व का लगभग 7% रबर उत्पादित होता है। चीन और वियतनाम में रबर का उत्पादन करते हैं। अन्य देशों में श्रीलंका, कम्बोडिया आदि आते हैं। चाय एवं रबर के अलावा मानसून एशिया की अन्य व्यापारिक फसलों में कपास, गन्ना, नारियल, जूट, कहवा, तंबाकू और गरम मसाले आदि आते हैं। अब ये देखा जाए तो कृषि एशिया में एक और तो बहुत विशाल एक जनसंख्या को भी पालती है और दूसरा आर्थिक विकास का भी प्रमुख साधन है। इसके अलावा हम कॉफ़ी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो जो कॉफ़ी है वो भी एक बागानी कृषि है। इसका उत्पादन एशिया में चाय की अपेक्षा कम ही किया जाता है। इसकी खेती के लिए हमको कम से कम 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और सामान्य रूप में पर्वतीय ढालों पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। एशिया जो है विश्व की लगभग 10% कॉफ़ी उत्पादित होता है। यहाँ जैसे वियतनाम जो है एशिया में प्रथम स्थान पर है कॉफ़ी उत्पादन में और विश्व में द्वितीय स्थान पर है। इंडोनेशिया विश्व का चौथा और एशिया का द्वितीय कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है और भारत तृतीय प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। जैसे अब इसके अलावा चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस आदि आते हैं। इसके अलावा हम क्योंकि अभी गन्ना, कपास, जूट, गरम मसाले आदि के बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी लेनी है। तो जो गन्ना है वो एशिया जो है गन्ना विश्व का सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न करता है एशिया गन्ने को और एक तरह से गन्ना जो है वो उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके लिए सामान्यतः जो तापमान है जैसे कि 22 से 26 डिग्री तापमान और 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है।
और जो एशिया है वो विश्व का सबसे ज़्यादा 36% गन्ना उत्पादित करता है। भारत, पाकिस्तान, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, टर्की, थाईलैंड, म्यांमार इन देशों में गन्ना उत्पादित करते हैं। और जो भारत है उसको हम हमें ये मतलब ये है कि जो भारत जो है वो एशिया का सबसे ज़्यादा और विश्व का दूसरा गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित होता है। बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा इन जगहों में भी गन्ना उत्पादित होता है। पाकिस्तान में सियालकोट, लालपुर, लाहौर, मोंटगोमरी इन क्षेत्रों में उत्पादित होता है। चीन में मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों में इसका उत्पादन किया जाता है। और जो इंडोनेशिया है वहाँ का जो जावा द्वीप है उस गन्ने की खेती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से गन्ने की कृषि की जाती है। सुमात्रा के दक्षिण तटीय क्षेत्र में गन्ना प्रमुखता से होता है। इंडोनेशिया जो है वार्षिक गन्ना उत्पादन 17 लाख करता है। अब एशिया जो है उसके अन्य देशों में बांग्लादेश, फिलीपींस, ताइवान, टर्की, थाईलैंड और म्यांमार बहुत अधिक गन्ना उत्पादित करते हैं। अब हम बात करते हैं कपास की, लेकिन अब क्योंकि चलिए अगली क्लास में हम इनका अध्ययन करेंगे। अभी क्योंकि 2-3 फसलें और हैं तब हम पुनः इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे।